सबसे पहले झगड़ा साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा था कि जनाब नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, लेकिन सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए। साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी भी लेकिन होती है, साथ ही साथ बल्ले का निशान भी आपको वापस मिलता है। तो मुश्किलात तो आ रही है पीटीआई को, लेकिन साथ ही साथ अदलिया से रिलीफ भी आप लोगों को मिलता जा रहा है। मेरे ख्याल में ये खुशाइन बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो आपके सामने है मंसूर। मेरे ख्याल में ये तो डिनाई नहीं हो सकता, चाहे वो पहले फेज में जब लोग कागजात जमा कर रहे थे तो जो हुआ, चाहे दोबारा जो आज मैं कोर्ट में ज्यादा न्यूज नहीं सुनी, लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। शुरू में सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट है कि आज प्रपोजल्स और सेकेंडर्स को नहीं ले जाने जा रहा था, या फिर जैसे आपने कहा ये जो साइकिल है रिपीट अरेस्ट का, मुझे खौफ सिर्फ ये है कि ये चीजें एक बार से खत्म नहीं होती, ये चलती जाएंगी। मेरे ख्याल में जैसे जितने भी आप अभी जो न्यूट्रल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं या जितने भी जो है वो आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स देख लें, वो यही कह रहे हैं लोगों की पॉलिटिकल पार्टी से मोहब्बत या नफरत हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन शुड रेन सुप्रीम। रोकड़ी साहब, अब आपकी जमात ऑब्वियसली ज्यादातर उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है जो तहरीक इंसाफ छोड़ के आए हुए हैं। कितना बड़ा नुकसान है ये कि बल्ला वापस आ गया है बैलेट पेपर पे? देखें जी मंसूर जी, मेरी ख्वाहिश की अहमियत नहीं है, हमने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया वो दुरुस्त है या नहीं। हमारी अगर बहस इसके ऊपर हो तो वो ज्यादा बेहतर हो। दूसरा, अब आज मैं तजिया ये दूंगा कि पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल पथ नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने अभी ट्वीट्स कुछ पढ़ी कि वो एक आदमी की कोर्ट है वगैरह वगैरह। और अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग को वो किस तरीके से मुतासिर कर सकते हैं। यानी एक नया क्राइसिस, एक नया केओस, जुडिशियल क्राइसिस। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, दूसरों में भी, कि अब ये कानून के वकला की और प्रोफेशनल जो जिनको फीस दे के जो वकला हैं, वो अब कानूनी पेचीदगियां और ये चीज इस तरफ आपको और अब मुल्क धकेला जाएगा। झगड़ा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ये कब तक चलेगा। ये अच्छी बात तो नहीं की है। मैं ये कहता हूं कि नैरेटिव कब तक वही चलेगा, वो नैरेटिव जिसकी हमें ये सोचना चाहिए कि बीइंग एज पार्टी ये कब उस नैरेटिव अपने को डिनाई करेंगे, और जो उस नैरेटिव जो है जिसके रिजल्ट में फ्रिक्शन शदीद बढ़ती जा रही है, ये उस नैरेटिव को जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट से शुरू करके, मैं तो अब क्लेम करता हूं कि अब ये एंटी स्टेट हो गया, उसको कब ये सारे ये बैठेंगे और कहेंगे। कौन एंटी स्टेट हो गया? सर आप मंसूर साहब बोल रहे हैं? जी, रोकड़ी साहब, कौन एंटी स्टेट हो गया? एंटी स्टेट एक सेंटीमेंट जो खड़ा होता है ना, कि जिसपे आप कहते हैं कि हम हैं तो मुल्क है, हम नहीं है तो मुल्क नहीं है। और फिर आप मुल्क के उन इदारों को, पहले फौज, फिर आज तो ये अदलिया ने एक दिया ना, अदलिया ने अगर डिसीजन दे दिया इलेक्शन कमीशन के हक में, दूसरा तो फिर उनको गालियां, और ये बढ़ते बढ़ते अब चीजें जा रही हैं असबियत की तरफ, पोलराइजेशन को शदीद बढ़ाने की तरफ। यानी इन चीजों का खात्मा इन लोगों के लिए करना जरूरी है। दे हैव टू केटर दिस। लेकिन मैं रोकड़ी साहब, मैं बॉल झगड़ा साहब की तरफ फेंकने से पहले मैं एक बात जानता हूं कि वो आपसे जरूर ये पूछना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल फेयर प्ले नजर आ रहा है? नॉमिनेशन पेपर्स छीने जाने के वाकयात, लोगों को रोकने के वाकयात, वकला को गिरफ्तार करने का, वकला को गायब करने के मामलात, तस्दीक कुनिंदा, तायीद कुनिंदा, उनके गायब होने के मामलात, यू थिंक दिस इज ऑल फेयर और ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है? मियावाली में ना जी एक वाकया हुआ, किसी एक पुलिस वाले का झगड़ा हुआ एक के साथ, और उसके बाद एक तूफान उठाया गया, हर किसी के पेपर्स एक्सेप्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चले जाएं, मियावाली की बात कर रहा हूं, जहां बेसगढ़ है, और जहां से ये बात उठाई गई कि जी पता नहीं हो क्या गया, एक आदमी की एक लड़ाई है एक पुलिस वाले के साथ, और उसके बाद हर किसी के पेपर्स एक्सेप्ट हुए, और एक भी नहीं, इनके एक आदमी के नहीं है, इनके 16, 18 आदमियों के पेपर्स है। कहां पर नहीं हुए? मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, कहां पर ये कहें कि किसी एक का पेपर एक्सेप्ट नहीं हुआ? कहीं पर ये कहें? मैं पूछ लेता हूं, झगड़ा साहब बताइए, कोई एक आदमी हो जिसके पेपर्स एक्सेप्ट नहीं हुए? सर एक लिस्ट छाई हुई थी, मैं दोबारा कह देता हूं, लेकिन मैं रोकड़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मान लिया कि इतनी सख्ती के बावजूद सबसे ज्यादा जिन लोगों ने पेपर्स जमा किए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2500 का फिगर था, इसके साथ कोई 800-900
और ऐड कर ले, पीटीआई के लोगों ने एज इंडिपेंडेंट, ये कैंडिडेट्स का रुझान देख लें जो हाल था। आई एम सॉरी, वो तो मंसूर, थैंक यू फॉर सेइंग कि वो कहीं से फ्री एंड फेयर जो है वो नहीं था। इसके बाद आई एम सॉरी, ये आप नहीं कह सकते कि एक पार्टी एंटी स्टेट है। आप उसके बयानिए में एक नुकसान, एक इशू या दूसरा इशू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। 50, 60, 70% लोग स्टेट के एंटी स्टेट नहीं हो सकते। इलेक्शन होने दें, अवाम को डिसाइड करने दें। ये जमहूरियत की बुनियाद है, जमहूरियत की रूह है। आप लोगों को पार्टिसिपेट करने देते हैं, आप लोगों को रोकते नहीं है। ऐसे नहीं रोकते जैसे इंडियन हेल्थ कश्मीर में पुलिस आ गई है या इंडियन पंजाब से पुलिस आ गई है और पाकिस्तानी पंजाब में ऑपरेट कर रही है। मियांवाली में मुझे खुशी है जिस के पेपर्स जो है वो जमा हुए, लेकिन मुझे अमजद नियाजी साहब की तस्वीरें भी याद आ रही हैं, उनका बयान भी याद आ रहा है, उनके फैमिली का डिनायल भी याद आ रहा है। और जो मियांवाली के सबसे बड़े सन ऑफ द सॉइल हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज अतर मिनल्ला के कमेंट्स भी याद आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रोकड़ी साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपकी पार्टी के 2-3 ऐसे रहनुमा हैं जिनके नाम नहीं सामने आए, उन्होंने अपने पेपर्स नहीं जमा करवाए। उसमें अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, अली नवाज अवान साहब हैं। इनके पेपर्स क्यों नहीं जमा हुए? आई डोंट नो जी मंसूर, मेरा ना उनसे राब्ता है ना उनसे वास्ता है और ना मुझे इल्म है कि उन्होंने क्यों नहीं कराए। लेकिन मैं आपके के बाद मैं पूछ लूंगा कि क्या व्हाट इज द रीजन, उन्होंने क्यों नहीं। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। ना अली जैदी को पता है कि वो उसकी पोजीशन नहीं है पॉलिटिकल। ये जो अली अवान है इसको भी पता है कि इसकी पॉलिटिकल कोई पोजीशन नहीं है।